वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम अडानी पोर्ट के शेयर का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि स्टॉक में आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इसके अंदर अभी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग बची है या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम अडानी पोर्ट शेयर का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में आपको भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बची है या नहीं। तो उससे पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो अडानी पोर्ट्स में मतलब नाम में ही आपको ये पता चल गया है कि ये पोर्ट्स बनाती है कंपनी। तो अडानी पोर्ट्स एक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि डेवलप करती है, ऑपरेट करती है और उसको मेंटेन करने का काम करती है पोर्ट्स को, और पोर्ट बेस्ड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करती है। अब अडानी पोर्ट्स वगैरह मतलब बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उस पोर्ट्स को ये बनाती है, बनाने के बाद उसको डेवलप करती है, मतलब उसमें अगर कुछ टाइम टू टाइम चेंजेस वगैरह करने हो तो वो, और मेंटेन करने का भी ये काम करती है। मेंटेन मतलब कुछ मतलब टाइम से टाइम उसकी सर्विस करना, जैसे आप गाड़ी लेते हो तो उसकी भी सर्विस करवाते हो तो उसको मेंटेनेंस बोलते हैं। तो ये तो हो गया अडानी पोर्ट्स क्या काम करता है। अब हमको ये जानना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या कंपनी फंडामेंटली अच्छी है या नहीं, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है या नहीं है। तो अडानी पोर्ट्स की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी खासी मतलब ज़्यादा है, मतलब लगभग 75,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि एक बढ़िया इंडिकेशन है। मतलब ये ऐसा बता रहा है कि मार्केट कैप से ये इंडिकेशन है कि कंपनी खासी बड़ी है, और आने वाले समय में मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो अडानी पोर्ट्स है ये कम से कम 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला शेयर बन जाएगा। और अगर आप इसके पी रेशियो की बात करोगे तो पी रेशियो इसका भी 19.51 है, जबकि अगर आप इसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो वो 51.65 है। तो अब यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये आपको इंडस्ट्री के मुकाबले मतलब इसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ये शेयर आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और एक तरीके से अगर आप देखोगे तो 1/3 सस्ता मिल रहा है, मतलब इंडस्ट्री का जो पी है और जो शेयर है वो 3 गुना प्राइस पे चल रहा है। जबकि जो अडानी पोर्ट्स है उसका धंधा भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और कंटिन्यूसली उनको अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट मिलते रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है इनके शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर आप यहाँ पे इसके बुक वैल्यू की बात करोगे तो बुक वैल्यू अभी 126.38 का कंपनी का बुक वैल्यू है। और अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो वो निकल के आता है 2.91, मतलब शेयर अभी लगभग 3 गुना उसके प्राइस टू बुक रेशियो के अराउंड चल रहा है। और मेरे ख्याल से आने वाले 5 सालों में ये शेयर का जो प्राइस, ये जो बुक वैल्यू है, क्योंकि कंपनी को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं और इसके चलते कंपनी की बुक वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसकी बुक वैल्यू 300-400 रुपये हो जाएगी, और उसके हिसाब से अगर इसका पीबी रेशियो जो अभी चल रहा है 2.91, तो आप उसके हिसाब से इसका शेयर प्राइस का अनुमान लगा सकते हो। और अगर आप इसके डिविडेंड परसेंटेज की बात करें तो मतलब डिविडेंड यील्ड की, तो वो है 0.87%। तो यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि ये कंपनी एक ग्रोथ स्टॉक से, मतलब ये कंपनी को जो भी पैसा मुनाफे के फॉर्म में मिलता है तो कंपनी उसको वापस री इन्वेस्ट कर देती है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको यहाँ पे डिविडेंड के मुताबिक अगर आप कंटिन्यूस कैश फ्लो चाह रहे हैं, मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हर साल का कैश फ्लो मिलना चाहिए डिविडेंड के फॉर्म में, तो वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा साउंड आ रहा है मेरे घर के बाहर से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसका मतलब मेन मतलब ये हो गया कि डिविडेंड यील्ड मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप डिविडेंड के बेसिस पे किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप अडानी पोर्ट में मत कीजिए। और अगर आप यहाँ पे इसका अर्निंग पर शेयर देखोगे तो वो भी 18.89 है, जो कि वो भी एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे डिलीवरेबल्स की बात करोगे तो डिलीवरेबल्स भी 32% है, और यहाँ पे इंडिकेशन है कि लगभग 30-35% का यहाँ पे डिलीवरी उठा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री मारी है। अब मैं यहाँ पे कंपनी की जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन होती है, टॉप लाइन यानी कि जो कंपनी के रेवेन्यूज होते हैं, और बॉटम लाइन यानी कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है।
अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो मतलब पहले रेवेन्यूज़ की बात करते हैं। ये जो रेवेन्यूज़ का चार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी 2017 के मुकाबले गिरी है, और मतलब उसके बाद 2019 में बढ़ी जरूर है, लेकिन एक तरीके से रीजनेबली ओके है। लेकिन यहाँ पे एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि कंपनी में कैपिटल की मात्रा बढ़ी है जबकि प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है। तो इसके चलते एक इंडिकेशन जो अपना इनकम स्टेटमेंट होगा, हम इसको उसकी चर्चा हम तब करेंगे। तो जब के लिए इसको हम पॉज कर देते हैं और जब मैं आपको इसको एक अच्छे मोटिव से समझा दूंगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगर आप इसको देखोगे तो 63% इसका प्रमोटर होल्डिंग के पास है, जबकि जो मैंने अभी पहले 3 वीडियोस बनाई थी अडानी ट्रांसमिशन एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन, उसके अंदर लगभग 74% की प्रमोटर होल्डिंग सब में थी वो कंपनी के ओनर्स के पास, और जबकि इसके अंदर डीआईआई की होल्डिंग भी 16% है। और जिसके अंदर डीआईआई की होल्डिंग खासी ज़्यादा होती है उसको मैं बढ़िया स्टॉक बोलता हूँ, और जिसमें एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है हद से, तो उसको मैं बढ़िया स्टॉक नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एफआईआई का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट बुकिंग करना, और डीआईआई एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जाकि मेन अपना जो डीआईआई है वो है एलआईसी। तो यहाँ पे डीआईआई का भी 16% है और एफआईआई का भी 17% है, इसलिए मैं यहाँ पे खुश हूँ। लेकिन अदर पार्टी मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2.86% ही रिटेल इन्वेस्टर्स में दिख रहे हैं, और म्यूचुअल फंड के पास भी लगभग 3-4% की होल्डिंग्स ही है। तो यहाँ पे ये एक दिक्कत है, मतलब ये मेरे को एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स कम होते हैं ना, वहाँ पे एक और इंडिकेशन हो जाता है कि स्टॉक खासा अच्छा है लॉन्ग टर्म के ब्याज से, और उसके अलावा अगर डीआईआई की होल्डिंग्स हो तो वो भी एक अच्छा माना जाता है। तो अगर अब इसकी एक दिक्कत है जो अडानी के हर शेयर में मेरे को देखने को मिली है, इससे पहले जो मैंने 3 शेयर की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने दिक्कतों को आपको बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 19.64% है, जो कि अब यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 20% के शेयर कंपनी ने, मतलब जो प्रमोटर के पास 64% के शेयर पड़े हुए हैं ना, उसमें से 20% शेयर का उन्होंने प्लेज किया हुआ है। मतलब कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में दिक्कतें हो रही हो, इसीलिए अधिकतर लोग अपनी कंपनी के शेयर्स को प्लेज करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी के लिए एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कंपनी का अगर एक दो कंपनी के अंदर कंपनी शेयर को प्लेज करती है तो मैं एक बार तरीके से मान सकता हूँ, लेकिन अगर कंपनी हर शेयर को प्लेज कर रही है, हर कंपनी के शेयर को प्लेज कर रही है, तो वहाँ पे दिक्कतें नज़र आ रही है। मतलब हर कंपनी में कंपनी के मतलब वर्किंग कैपिटल्स में दिक्कतें नज़र आ रही है। और अगर आप यहाँ पे कंपनी की टॉप लाइन की बात करें, टॉप लाइन यानी कि जो कंपनी की टोटल इनकम होती है, वो आप देख सकते हो कि कंपनी की टोटल इनकम लगातार बढ़ रही है। ऑल्दो एक अच्छे परसेंटेज से नहीं बढ़ रही है, लेकिन बढ़ जरूर रही है, गिर नहीं रही है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कंपनी अच्छा खासा कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है जो कि अडानी के हर शेयर में मैंने आपको बताई है, कि अडानी के इंटरेस्ट पेमेंट खासे ज़्यादा है। क्योंकि अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने 1813 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट किया है, और ये लगभग अगर आप उनका टोटल इनकम है इसकी लगभग 13,000 करोड़ के लगभग, और यहाँ पे 1813 करोड़ का कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट किया है। तो मतलब ये लगभग 15% का कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। उसके अलावा 30-40% तो कंपनी का एक्सपेंस होता ही है। लेकिन इसी के चलते आप देख सकते हो कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। तो इसीलिए आप यहाँ पे रीज़न यही है कि कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट में बढ़ोतरी होने की वजह से यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में डिक्रीमेंट नज़र आ रहा है। अब हम आगे इसके और फैक्टर्स देखते हैं, क्या ये और नेगेटिव फैक्टर्स इसमें इंक्लूड है या नहीं है। हम यहाँ पे अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर में कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर पिछले साल के मुकाबले भले ही 1 रुपये गिरा है, लेकिन ये एक तरीके से मैं रीजनेबली ओके बोलूँगा। अब क्यों ओके बोलूँगा, क्योंकि आप देखिए अर्निंग पर शेयर कंपनी का भले ही कम हुआ है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, कांस्टेंट रह रहा है वो, तो इसमें आपको कोई दिक्कतें वाली बात नहीं है।
और अगर आप इसकी बुक वैल्यू की बात करोगे तो कंपनी की बुक वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो ये एक इंडिकेशन है कि कंपनी बुक में भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। दोनों अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव इंडिकेशन है और बुक वैल्यू भी पॉजिटिव इंडिकेशन में नजर आ रहा है। और अगर ये हर साल ऐसे बढ़ता हुआ दिखता है तो आप देखिए कि मतलब देखिए अगर पिछले साल के मुकाबले शेयर का बुक वैल्यू कितना बढ़ा है, 6 रुपये बढ़ा है। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो था वो कितना था, अपने 2.91 था। अब मैं राउंड फिगर 3 मान लेता हूँ। तो हर साल अगर कंपनी की बुक वैल्यू 10 रुपये के लगभग बढ़ती है तो हर साल आपके शेयर के प्राइस में आपको 30 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आपको। ऐसा मैं एक फंडामेंटली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब ये कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, उसका कुछ इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ऑल्दो ये गिरा जरूर है, लेकिन इसके अंदर आपको मतलब ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आई है, क्योंकि एक तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज खासा ज़्यादा था। तो उसके चलते अगर ये 70 से सीधा 50 हो जाता तो दिक्कतें नज़र आती। तो यहाँ पे भी ज़्यादा दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है। और अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करोगे तो इसमें भी ज़्यादा गिरावट नहीं है। ऑल्दो गिरावट है लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसके बाद और ज़्यादा गिरावट नज़र आती है तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना है इस शेयर को लेके। और अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आप देखिए तीनों साल में 30% से ऊपर है। और भले ही थोड़ी सी गिरावट जरूर है 2019 के मुकाबले, लेकिन हाँ ये ऑल्दो सही है, क्योंकि 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी ज़्यादा होता है। अब अगर हम इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी की कैपिटल ज़्यादा हो रही है लेकिन कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने सपोज पहले कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, फिर उस पर कंपनी ने कितना रुपए कमा लिया, 100 करोड़ कमा लिया। सपोज 10% के हिसाब से 1000 करोड़ का 10% 100 करोड़ हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद कंपनी ने 1000 करोड़ और डाला, लेकिन उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ नहीं बढ़ पाया। तो उसके चलते रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज कंपनी का कम हो जाता है। तो अब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी ऑल्दो परफॉर्म तो बहुत बढ़िया कर रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है। तो ये कंपनी के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। कंपनी में कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज थोड़ा नहीं बढ़ पा रहा है जितना बढ़ना चाहिए। तो अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें कंपनी के, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी यही दिक्कतें हैं, बट इसके अंदर जो कंपनी का डेट होता है वो भी इंक्लूडेड होता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज और आरओसी क्यों गिर रहा है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी गिरावट है ऑल्दो, लेकिन एक हद से ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स अगर पॉजिटिव होता है तो ये एक अच्छी बात होती है कंपनी के नज़रिए से। अब आप यहाँ पे कंपनी के अगर करंट रेशियो को देखोगे तो कंपनी का करंट रेशियो ऑल्दो पिछले 3 साल के मुकाबले अभी कम है, लेकिन पिछले 3 साल वो हद से ज़्यादा था, क्योंकि करंट रेशियो आइडियल जो होता है वो होता है 2:1। तो यहाँ पे 3.56 था, जबकि इस बार अभी वो लेटेस्ट अगर 2020 मार्च के बात करें तो जब वो 1.93 था। तो 1.93 एक अच्छा करंट रेशियो है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा है तो कंपनी को करंट लाइबिलिटीज पे करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और अगर हम इसके क्विक रेशियो की बात करें तो कंपनी का क्विक रेशियो भी अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कंपनी का अगर 1 से ऊपर है क्विक रेशियो तो इसमें ये इंडिकेशन है कि कंपनी की जो क्विक लाइबिलिटीज़ हैं वो क्विक एसेट से कम है। तो कंपनी को क्विक लाइबिलिटीज पे करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे मेरे को एक खुशी हुई है। ऑल्दो डेट टू इक्विटी रेशियो बड़ा जरूर है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिविटी मेरे को इसलिए नजर आई है क्योंकि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो पिछले 2 साल के मुकाबले कम है। अब यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि भाई साहब ये देखिए, मैंने कल एक अडानी ग्रीन का आपके लिए वीडियो बनाया था। अब उसमें कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 18 का था। तो भाई साहब 18 का डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है।
तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 1.11 है, इसलिए मैं बोलूँगा कि कंपनी एक अच्छे सही पोजीशन पे है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा ग्रोथ भी नज़र आ रहा है। और अगर आप अडानी के कोई भी शेयर की बात करोगे तो उसमें से अभी तक का सबसे बढ़िया शेयर मेरे को ये लग रहा है फंडामेंटली, और ऐसा भी लग रहा है कि शेयर में अभी इतनी अच्छी खासी बढ़त भी नहीं आई है, क्योंकि आपने देखा था कि इंडस्ट्री के मुकाबले ये आपको खासा सस्ता मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये भी कंपनी का 3% से ज़्यादा है, तो इसमें भी मेरे को ज़्यादा दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है। तो ये सीधा खट इंडिकेशन है कि अडानी में अभी एक अडानी पोर्ट्स वाला एक शेयर है जो कि एक अच्छा वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसा लग रहा है। अब कंपनी के सेल्स परसेंटेज की बात करें तो कंपनी के सेल्स परसेंटेज में भी पिछले 3 साल के मुकाबले ऑल्दो गिरावट है, ऐसा है, लेकिन ऐसा मतलब 10% से अगर ऊपर CAGR सेल परसेंटेज है तो उसको मैं सही बोलूँगा। लेकिन हाँ, अगर पहले कंपनी का 2018 में 80% 90% होता और उसके बाद सीधा 12% हो जाता तो वो एक इंडिकेशन ही कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है। लेकिन 22% से 12% में एक ऑल्दो अच्छा बोलूँगा, माइनस में तो नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है कंपनी के नज़रिए से। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें CAGR की तो इसमें ऑल्दो गिरावट है। मैंने आपको बताया भी था कि कंपनी रेवेन्यू अच्छा खासा कमा रही है लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं कमा पा रही है, जबकि कंपनी के पास कैपिटल की भी कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसमें थोड़ा सोच कर मतलब एट दी एंड जो कंपनी के लिए मैटर करता है वो मैटर करता है बॉटम लाइन। अगर कंपनी की बॉटम लाइन अच्छी नहीं होती है ना तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, भले ही कंपनी कितना ही अच्छा रेवेन्यू क्यों ना मिल रहा हो कंपनी को। तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन ये -1% से कम है, तो इसको मैं ऑल्दो रीजनेबली ओके बोलूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 1% से कंपनी का नेट प्रॉफिट परसेंटेज भली पिछले साल के मुकाबले इतना कम हो गया, लेकिन ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है, ये आपको लगेगा। अब लेकिन इसमें मैंने आपको बता दिया था रीजन कि कंपनी का डेट थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया, जबकि कंपनी के रेवेन्यू में कोई दिक्कतें नहीं थी, है ना, कोई दिक्कतें नहीं थी, कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा हुआ था बस। तो इसलिए आपके लिए इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको नेट प्रॉफिट परसेंटेज को लेके। अब इसके जो मतलब थोड़ी बहुत पॉजिटिव चीज़ें और ये पॉजिटिव ही रहती है जो कंपनी बैलेंस शीट में दिखाती है वो मैं आपके लिए थोड़ा लेके आता हूँ ताकि आपको पता पड़ेगी कंपनी ने क्या क्या काम किया हुआ है। अगर इसके रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन की बात करें तो वो है 19 MW। अगर इसके GHG इमिशन अवॉइडेड की बात करें तो वो है 15320 TCO2। और अगर हम इसके वेस्ट मैनेज्ड थ्रू HR प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो है 94%। अगर इसके एम्प्लॉयज़ की बात करें ऑन रोल की तो वो है 2266। और अगर FTE ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो है 81। और मतलब जो इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी इंजरी रेट की अगर हम बात करें तो वो है 0.36। और अगर हम इसके CSR इन्वेस्टमेंट की बात करें जो कि कंपनी ने सोसाइटी को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है वो है लगभग 100 करोड़ के लगभग, मतलब टू बी एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 102.74 करोड़ की कंपनी की CSR इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम इसके कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स की बात करें तो 19,000 से भी ज़्यादा लोग इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स के लिए लगा रखे हैं। तो मतलब कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत क्रिएट की है और ऐसा भी इंडिकेशन है कि मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा तो कंपनी लगभग 10-15 हज़ार और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। और रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बता दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दिया, ROCE भी पहले मैंने आपको बता दिया था। अगर हम इसके कार्गो वॉल्यूम की बात करें तो वो आता है 223 MMT। और अगर हम इसके टोटल कंटेनर वॉल्यूम हैंडल्ड की बात करें तो वो है मिलियन TEU, 6.25 मिलियन, क्योंकि अगर TEU का जो फुल फॉर्म होता है वो है TFU, 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। और ये रियल टाइम वेसल मूवमेंट ट्रैकिंग करता है और स्ट्रीमलाइन डेटा रिपोजिटरी भी ये करता है। और अगर हम इसके एम्प्लॉय टर्नओवर की बात करें तो वो है 4%।
और अगर हम इसके रेवेन्यू पर एम्प्लॉय की बात करें, मतलब इतना एम्प्लॉय को पर एम्प्लॉय को इतना रेवेन्यू मिलता है, मतलब एवरेज हो जाता है, इतना मत समझिएगा कि हर एम्प्लॉय को ये 5.5 करोड़ रुपए देते हैं, तो 5.85 करोड़ रेवेन्यू पर एम्प्लॉय भी है। और अगर हम इसके LTIFR की बात करें तो वो ऑन रोल प्लस FTE ऑन कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर हम इसके फैटेलिटीज की बात करें तो वो ऑन रोल प्लस FTE ऑन कॉन्ट्रैक्ट ही है वो भी। और इन्होंने कितनी पावर कंज्यूम की है तो वो है 20,46,153। और अगर हम इसके एनर्जी इंटेंसिटी की बात करें तो वो है 149 GJ पर रेवेन्यू। और अगर वाटर कंज्यूम की बात करें तो इन्होंने लगभग 4,000 मिलियन लीटर का इन्होंने वाटर भी कंज्यूम किया है। और अगर एनवायरमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 91 करोड़ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और वाटर कंजम्पशन इंटेंसिटी की बात करें तो 0.29 मिलीलीटर पर रेवेन्यू है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज की अगर हम बात करें तो वो है 20.26 लैक्स। और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स की बात करें तो वो है 0.36। और फैटिलिटीज का है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स। अब हम इसके की फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके देखिए ऑपरेटिंग पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो है अभी 9। और अगर टोटल कार्गो मार्केट शेयर इन इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया का जो मार्केट शेयर है उसमें जो 22% अडानी पोर्ट्स का है, तो ये भी एक अच्छी बात है इसके शेयर होल्डर्स के लिए। तो अगर इसके ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर राइज इन कंटेनर वॉल्यूम्स की बात करें तो 8% ईयर ऑन ईयर राइज देखने को भी मिल रहा है। और अगर कंपनी के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 87% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इसका निकल के आता है पोर्ट से। और इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दूसरे का निकल के आता है 8% और तीसरे का निकल के आता है 5%। अब कंपनी के वेस्ट कोस्ट की कैपेसिटी है 327 मतलब 327 MMT। और अगर इसके मुंद्रा इज इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट बाय वॉल्यूम, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट मुंद्रा है और जिसको इन्होंने बनाया है 264 MMT का। और अगर ईस्ट कोस्ट की कैपेसिटी की बात करें तो 99 MMT का ईस्ट कोस्ट का इनका कैपेसिटी है। वेस्ट कोस्ट में इनके पास 327 MMT का कैपेसिटी है। तो कंपनी के की फैक्ट्स मैंने आपको कार्गो वॉल्यूम की बात करें तो 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और की फैक्ट तो मैंने आपको पहले बता दिए। और TEU की अगर हम बात करें तो 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें भी आपको देखने को मिला है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो मैंने आपको बोला कि कंपनी के रेवेन्यू में कोई दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो है नेट प्रॉफिट में, क्योंकि कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ज़्यादा है। तो अगर कंपनी में थोड़े डेट की मतलब थोड़ा इतने सारे कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो कंपनी को डेट लेने की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन हाँ, एट दी एंड जो मैटर करता है वो है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन एट दी एंड प्रॉफिट में आ रही है और ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आ रही है। तो इसमें आप पॉजिटिव रिमेन रह सकते हो और इन्वेस्टेड भी रह सकते हो अगर आपने पहले इन्वेस्ट कर रखा है तो। मैंने आपको बोला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिक्कतें हैं और अर्निंग पर शेयर का तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ये बस मैंने थोड़ा थ्रू चार्ट समझाने की आपके लिए कोशिश की है। तो इन दोनों में 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कंपनी के फिक्स्ड एसेट की अगर हम बात करें, फिक्स्ड एसेट मतलब जो कंपनी के अंदर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो अब 11% की बढ़ोतरी हर साल नेट फिक्स्ड एसेट में आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ का जो चार्ट है अगर आप वो देखोगे तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये एक चार्ट के वो में मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब पिछले 5 साल का कंपैरिजन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऑल्दो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं कंपनी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च मार लेना, आपको इतनी इंफॉर्मेशन कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। अगर आप कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये हर साल थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, इसके लिए भी हमने पहले ही बात कर दी थी। अगर आप कंपनी के CSR मतलब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्पेंड है अगर आप उसकी बात करोगे तो वो भी हर साल आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और ये भी कंटिन्यूसली पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। और इसमें ये इंडिकेशन है कि कंपनी सोसाइटी से रिलेटेड बहुत ध्यान रखती है और उसको डेवलप करने में कभी भी पीछे नहीं हट रही है।
अब हम कंपनी के शेयर के बारे में बात करेंगे कि शेयर को आपको लेना है या नहीं लेना है। देखिए अभी आप फंडामेंटली अगर हमने अभी कंपनी देखी है तो फंडामेंटली कंपनी में एक अच्छा मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले आपको ये सस्ता शेयर मिल रहा है, और ऐसा मेरे को पर्सनली लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये इंडस्ट्री के प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलेगा और इसका पीबी रेशियो भी खासा प्रीमियम आपको दिखता हुआ नजर आएगा। तो वैसे अगर हम इसकी बात करें, ये अभी लगभग आपको 15% डिस्काउंट पे मिल रहा है इसके ऑल टाइम हाई से। तो इसका ऑल टाइम हाई लगभग 452 का है। तो आपको इसमें मेरे ख्याल से डिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अडानी पोर्ट्स इज अ गुड स्टॉक फॉर मी एंड यू ऑल्सो। देखिए अडानी ग्रीन भी एक अच्छा स्टॉक था, मैंने ऐसा नहीं बोला कि अडानी ग्रीन अच्छा स्टॉक नहीं था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी ऑपरेटर्स ने उसको स्टॉक को भगाया है, उसमें फंडामेंटल्स कुछ जम ही नहीं रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो फंडामेंटल्स उसके बहुत अपोजिट है, इसीलिए उस स्टॉक में मैं आपको इन्वेस्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अडानी के अंदर जो मैंने अभी 4 कंपनीज का आपके लिए एनालिसिस किया है, तो उसमें से एक अडानी एंटरप्राइजेज जो मेरे को थोड़ी अच्छी रीजनेबली ओके लगी है, और एक ये कंपनी है अडानी पोर्ट, जिसके अंदर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो अडानी पोर्ट्स एक बढ़िया कंपनी है, इसको क्या कहते हैं कि आपको हर डिप पे लेना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप कल मार्केट खुलते ही शेयर को बाय कर लीजिए, इस शेयर को आप है ना हर डिप पे बाय कीजिए। मतलब अगर आपको सपोज इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो पहले आप 10,000 रुपये लगाओ, फिर धीरे धीरे शेयर और गिरता है तो धीरे धीरे मतलब पहले 10,000 लगाए आपने, फिर उसके बाद 15,000 लगाओ, तो फिर मतलब थोड़ा शेयर मतलब अगर आपने अभी देखो अभी ये 370 के रुपए में चल रहा है, 370 रुपए के लगभग, तो पहले आप 10,000 रुपये डाल दो। और अगर ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, यूं नहीं कि मतलब उसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया तो आपने निकाल दिया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 3 ईयर्स के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद है ना ये शेयर 350 रुपये पे आ जाता है, तो उसके बाद आप 15,000 और डालो, फिर उसके बाद आप थोड़ा वेट कर लो, फिर उसके बाद आप देखो कि 320 तक अगर आता है तो आप 15-20 हज़ार रुपये और डालो। तो इससे क्या होगा कि आप डिप पे लेते रहोगे ना, आपका एवरेज कम होता जाएगा और आप सस्ते रेटों पे माल उठाते रहोगे, और ये फिर जब एकदम से ऊपर भागेगा ना तो आपको 100% रिटर्न देखने को भी मिलेगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको अडानी पोर्ट के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको किसी और शेयर का भी एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आ सकूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको अडानी कंपनी बहुत बढ़िया लगती है। ओके, थैंक यू।